Very good afternoon to all. I am Dr. Tanushri, Assistant Professor at the College of Law, and I will be delivering a lecture on the English Act Surat. Alternatively, we will learn about East India Company with the Charter of 1600. Let me begin with a brief introduction. The company was commonly known as East India Company and it was incorporated in England on the last day of December 1600 by a charter of Queen Elizabeth. The full official title of the company was the Governor and the Company of Merchants of England trading into the East Indies. This charter settled the constitution, powers and privileges which were to be enjoyed by the company. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आज हम इस बात से जानते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम पीरियड में इंडिया में ट्रेड किया और फिर फाइनली एक एम्पायर सेटअप किया है, उसको ओरिजिनल उसका टाइटल था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद के टाइम पीरियड में इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक आदेश पत्र के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करती है, जो आदेश पत्र क्वीन एलिजाबेथ ने दिसंबर 31 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर ग्रांट किया था। इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स एंड अथॉरिटी, किस तरीके से वो इस इंडियन रीजन में फंक्शन करेंगे, उनके क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे, इन सारी चीजों को उसमें इस चार्टर में मेंशन कर दिया गया। चार्टर ऑफ 1600, the company was to have a life of 15 years in the first instance, but the charter could be revoked earlier by the crown on 2 year time period notice. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली 15 साल के लिए एक मोनोपोली राइट दिया गया था कि मोनोपोली राइट से यहाँ मतलब है कि ईस्ट इंडीज में, मतलब इंडिया, अफ्रीका और अमेरिकन रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और ब्रिटेन की कंपनी या इंडिविजुअल जो है इंडियन वाटर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये अथॉरिटी या ये पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली 15 सालों के लिए दी गई थी और उनको बोला गया था कि इन केस फ्यूचर में आप अगर लॉस में जाते हैं या इस तरह का कुछ भी होता है जिससे हमें ये फील होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी अच्छा सा काम नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 ईयर नोटिस पीरियड देकर वापस कंपनी वाइंड अप करके बुला लिया जाएगा। The geographical limits incorporated many important countries like India, America, and Africa. The right of the company to carry on trade within this area was strictly exclusive. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब चार्टर ग्रांट होता है तो उसको ये ज्योग्राफिकल लिमिटेशन उसकी बता दी जाती है कि कौन कौन सा इलाका है जिनके लिए उनको ये मोनोपोली राइट मिला है। तो उस पर्टिकुलर रीजन में इंडिया, अमेरिका और अफ्रीका आया करते थे और ये राइट, ये अधिकार एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया गया था थ्रू द चार्टर ऑफ 1600। Unauthorized traders were to be liable to forfeiture of their goods, ships and tackle and to imprisonment or any other such punishment as might be appear to be fit and convenient। तो अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मोनोपोली राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, तो अगर कोई ऐसा ट्रेडर, कोई व्यक्ति, कोई शिप, कोई भी ऐसा कोई पकड़ा जाता है जो अनऑथराइज तरीके से विदाउट एनी प्रायर परमिट और लाइसेंस इस इलाके में वो आ गया है ट्रेड करने, क्योंकि इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली राइट था, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। उसकी शिप पर पाया गया सारा सामान उसको सीज किया जा सकता है एज एज पनिशमेंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस कैसा होता है? द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर टू बी कंट्रोल्ड एंड कंडक्टेड ऑन अ डेमोक्रेटिक बेसिस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस टोटली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित था। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज जनरल कोर्ट। दिस जनरल कोर्ट वाज टू इलेक्ट एवरी ईयर गवर्नर एंड 24 कमिटी मेंबर्स और डायरेक्टर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर लोगों को पावर एंड अथॉरिटी दी गई थी। इसमें एक गवर्नर हुआ करता था और 24 उसके कमेटी मेंबर्स और डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो ये टोटल 25 लोग मिलाकर सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो डिसीजन मेकिंग का काम हुआ करता था वो सब देखा करते थे। इन सभी लोगों का जो इलेक्शन हुआ करता था वो जनरल कोर्ट में से हुआ करता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने लोग होंगे वो सब जनरल कोर्ट कहलाएंगे। ये जनरल कोर्ट हर साल अपने लिए गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स चुनेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट देखा करते थे।
These persons were to form the court of directors and were to manage the business of the East India Company. The tenure of office of all these persons were ordinarily to be 1 year, but any of them could be removed earlier by the general court if it was found that he did not demean himself well in the said or that particular office. तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इन सभी 25 लोगों में से जो ये देखा जाता था कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा या इस तरह की उसके कुछ मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट उसकी तरफ से हुआ है, तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता था और जो उस साल में बचा कुछ टाइम पीरियड उसका बचता था उसके लिए फ्रेश इलेक्शन करके उस वैकेंसी को भर दिया जाता था. Any vacancy caused by any removal was to be filled by the general court for the remaining part of that year. तो अगर कोई पोस्ट इस तरीके से खाली होती है कि भाई किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी तो डिमीनिंग है उसके ऑफिस के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का री इलेक्शन हुआ करता था, मतलब उसकी जगह कोई और व्यक्ति इलेक्ट होकर जनरल कोर्ट में से उस वैकेंसी को भरा जाता. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो उनको कुछ पावर्स एंड अथॉरिटी चार्टर 1600 के थ्रू दी गई थी. द कंपनी वाज ऑथराइज्ड इन इट्स जनरल कोर्ट टू मेक ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूट लॉज ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था चार्टर में ही कि इन केस आपको कोई कानून बनाने की जरूरत पड़े, कोई ऑर्डर्स पास करने की जरूरत पड़े, तो कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए या बेटर ट्रेड हो इसके लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी कानून या लेजिस्लेशन बनाने का काम भी कर सकती है. These laws were to be reasonable and not to be contrary to the laws or customs of the England. The company could make laws for the good government of itself, for all its various categories of servants and officers, and also for the betterment or advancement, continuance of its trade and traffic. तो laws जो बननी थी उनके लिए प्रायर 2 कंडीशंस रखी गई थी कि जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बनाएगी तो उसके लिए एक तो लॉ रीजनेबल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, और दूसरा इंग्लैंड की लॉ से मिलता जुलता ही सेटअप उन्हें जो है वो बनाना है, उसके कॉन्ट्ररी वो नहीं कर सकते हैं कुछ भी. तो लॉज किस चीज के लिए किस पर्पस के लिए बनेगी, या तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और या फिर ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए लॉ बनाई जा सकती है. For due observance of these laws, the company could impose pains, punishments, penalties by way of imprisonment of body or fines. It was laid down that these penalties and punishment must be reasonable and should not be contrary to the customs of the English kingdom. तो जो पावर ऑफ पनिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई उसमें पावर टू इम्पोज फाइन्स, आप फाइन इम्पोज कर सकते हैं किसी के ऊपर, उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इस तरह की मीडियम लेवल की पनिशमेंट दी जा सकती है. शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी व्यक्ति को कैपिटल सेंटेंस या डेथ पनिशमेंट जैसे पनिशमेंट्स देने की आजादी नहीं दी गई. अब लॉ एनफोर्समेंट. तो लेजिस्लेटिव पावर ग्रांटेड टू द कंपनी वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज अ पावर ऑफ माइनर लेजिस्लेशन. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटल इंडिपेंडेंस नहीं थी लेजिस्लेशन के ऊपर, और उन्हें लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन ग्रांट किया गया था. ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी लॉ अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रायर कंडीशंस जो है वो लगाई जाती. The condition that the laws enacted by the company should not be contrary to those of England, that the idea that should be it should not be any fundamental deviation or departure from the English law. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि आप इंग्लैंड से मिलती जुलती व्यवस्थाएं ही इंडिया में सेटअप कर सकते हैं. It was never thought that the company would acquire territories in any foreign country and become a political power. This explains the absence of any authority in the company to legislate for the governance of its territorial acquisitions. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी टेरिटरी अगर जैसे अगर फ्यूचर में उनको जरूरत पड़ती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम चार्टर 1600 में कहीं भी ये मेंशन्ड नहीं देखते कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह का कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है कि जाओ इंडिया में जाओ या किसी भी एरिया में जाकर आपको टेरिटरी एक्वायर करनी है या एम्पायर सेटअप करना है. तो इस चार्टर में मतलब चार्टर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी इस तरह के मोटिव के साथ आती हुई नहीं दिखती कि वो इंडिया में कभी भी आगे फ्यूचर के टाइम पीरियड में कोई एम्पायर बिल्डिंग का काम करेंगे. The power to make laws was limited drastically by the nature of punishment which could be inflicted for the breach or contravention. तो पावर ऑफ पनिशमेंट भी हमने देखा है लिमिटेड है,
फांसी किसी को नहीं दे सकती ईस्ट इंडिया कंपनी, फाइन या इम्प्रिजनमेंट जिस तरह के पनिशमेंट है ये देना उसको अलग था। द पनिशमेंट्स कुड ओनली बी फाइन, इम्प्रिजनमेंट, नो लॉ प्रिस्क्राइबिंग कैपिटल पनिशमेंट कुड बी एनैक्टेड बाय द कंपनी। अब इसी के बाद देखते हैं चार्टर 1600 के बाद एक और चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया जाता है, इसको चार्टर 1609 बोलते हैं। तो इस चार्टर में, ये चार्टर दिया किसने है, जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, ये चार्टर ग्रांट करते हैं 31 मई को 1609 में। और इस चार्टर में ये बोला जाता है, लिखा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और बेनिफिशियल है एम्पायर के लिए या इंग्लिश नेशन के लिए। इसी वजह से खुश होकर जेम्स फर्स्ट जो है एक फ्रेश चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट कर रहे हैं। The important feature of this charter was the absence of any limit or on the continuance of the company. It was placed on perpetual basis, subject how to the right of the crown to determine it on 3 year notice period on proof of inquiry to the public. तो इस बार के जेम्स फर्स्ट के इस चार्टर में मेंशन किया जाता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मोनोपोली का जो अधिकार जो 15 साल के लिए दिया गया था अब उसको हमेशा के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी क्राउन के पास ये अधिकार रहेगा कि कल को या फ्यूचर में कभी क्राउन को ऐसा फील हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत एक्टिविटी कर रही है, ऐसा कुछ भी कर रही है जो क्राउन को ठीक नहीं लगता है, तो उस सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 साल का नोटिस पीरियड देकर वापस बुला लिया जाएगा। All the other privileges, power and rights which had been granted in 1600 to the company by Queen Elizabeth were to be continued without any modifications. तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो पुराने चार्टर मतलब चार्टर 1600 जैसा ही रहना था। The English factory at Surat. Armed with these powers, the company started on its career of trade and commerce. Its representatives set their feet on Indian soil during the reign of Jahangir. तो ये सब चार्टर 1600 का आदेश पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने लिए एक जगह तलाशने लगती है और वो जगह उनको सूरत, वो उस जगह को चुनते हैं। और इस टाइम पीरियड में, इस दौरान हमारे देश में, इंडिया में जहांगीर रूल किया करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा इलाका ढूंढती है अपने लिए जहाँ की ट्रेड, जो ट्रेड के लिए ऑलरेडी अच्छा एटमॉस्फेयर उनको दे पाए। तो सूरत को ही क्यों चुना जाता है? सूरत एट दैट टाइम वाज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर एंड अ पॉपुलस टाउन विद इन द मुगल dominions. It enjoyed the reputation of an international port because this is the place from where pilgrims to the holy land of Mecca and Medina started their voyage every year. Chief merit of Surat from the English point of view was that its reputation as port was very grand. तो सूरत को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी है, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार थ्रू आउट द ईयर लगा रहता है। सूरत ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट इंडियन प्रीमियर पोर्ट ऑलरेडी उस टाइम पीरियड में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी वजह से सूरत को चुनती है क्योंकि सूरत रीजन में पहले से ट्रेड होती आ रही थी, ट्रेड का एटमोस्फेयर इस रीजन में ऑलरेडी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको बहुत कुछ जो है ऑलरेडी सेटअप इस इलाके में मिलेगा, इसलिए उन्होंने सूरत को चुना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या राइट्स दिए गए थे? इन 1612 द इंग्लिश वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर फर्स्ट फैक्ट्री डिफीटिंग द पोर्चुगीज। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना फैक्ट्री बनाने आती है तो ये देखती है कि पोर्चुगीज लोग ऑलरेडी इस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनका कॉम्पिटिटर भी है जो कि उन्हें फाइनेंशियल, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ेंगे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज ट्रेडर्स से वॉर करती है, लड़ाई करती है। 1612 में उन्हें डिफीट करती है और सूरत रीजन से भगा दिया जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपने एक डिप्लोमेट जिसका नाम थॉमस रॉ होता है, उनको जहांगीर के कोर्ट में 1615 में जहांगीर से मिलने भेजती है ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रोटेक्शन और कुछ प्रिविलेजेस जो हैं वो लिए जा सकें और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीली विद फुल सिक्योरिटी इंडिया में काम कर सके। तो इसमें जहांगीर से जब सर थॉमस रॉ मिलते हैं तो उनसे थॉमस रॉ 4 वादे करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। पहला वादा करते हैं कि हम आपके साथ कभी भी आपके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कोई इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे, मतलब कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस आपके साथ नहीं होगा। दूसरा वादा जहांगीर करते हैं
कि अगर दो इंग्लिश सिटीजन्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में झगड़ा होता है, तो उसमें हम आपको राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस देते हैं, आप लोग वो झगड़ा खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम इंडियंस कुछ नहीं, बीच बचाव कुछ नहीं करेंगे। और थर्ड प्रॉमिस जहांगीर करते हैं कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंग्लिशमैन एंड द इंडियन, किसी इंडियन और किसी इंग्लिशमैन, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट, जिस कोर्ट में जो फाइनल डिसीजन होगा वो इंडियन कोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन की लाइफ और डिग्निटी का सवाल है। और फोर्थ प्रॉमिस जहांगीर करते हैं कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इलाके में, मतलब इंडिया में रहेगी, तब तक हमारे सारे ऑफिसर्स, उनको विद फुल ऑनर एंड कर्टेसी उनके साथ बिहेव किया जाएगा, कोई उनका कोई हैरेसमेंट या कोई उनके साथ मिसबिहेवियर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के 4 वादे ईस्ट इंडिया कंपनी से थ्रू सर थॉमस रॉ जहांगीर जो है वो करते हैं। अब सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली वो इलाका है जहाँ पर ये इंडिया में आकर बसते हैं। तो सूरत रीजन में एक प्रेसिडेंसी सिस्टम लागू किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंसी सिस्टम, यहाँ पर सूरत में एक प्रेसिडेंट होगा और उसके 24 काउंसिल मेंबर्स होंगे, और जितना भी डिसीजन मेकिंग का काम है ये सब 25 लोग मिलकर थ्रू वोटिंग, वोटिंग हुआ करेगी 25 लोगों में कि भाई कैसे इस इशू पर क्या डिसीजन लेना है। तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जिस चीज को मिलेंगी, जिस पक्ष को मिलेंगी, वो फाइनली डिसीजन ले लिया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर या कोई ऐसा ओवर रूल अपनी कुलीग्स को करने का नहीं होगा। हर व्यक्ति के पास, इन 25 लोगों में से हर व्यक्ति के पास वन सिंगल वोट होगा, और उसी वोट के थ्रू, उसी वोटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग का काम सूरत में लिया जाएगा। So this system was very much different from that which was subsequently developed and worked in India under which the governor had a veto power. तो आगे अभी फिलहाल के लिए सूरत में ये सिस्टम लागू किया गया था कि कोई वीटो पावर गवर्नर के पास नहीं होगी, लेकिन बाद के टाइम पीरियड में इस तरह के अधिकार गवर्नर को दे दिए गए थे। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कैटेगराइजेशन था सर्वेंट्स का, या जो लोग नौकरी पे आए थे, वो क्या था। तो सबसे निचली कैटेगरी में राइटर्स हुआ करते थे। एज राइटर किसी व्यक्ति को 5 साल काम करना होता था। इस 5 साल के दौरान उसे 10 पाउंड पर ईयर की सैलरी मिला करती। फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स वो व्यक्ति फैक्टर कहलाता था और इसकी सैलरी 20 पाउंड हो जाती। फिर उसके 3 साल वो सीनियर फैक्टर कहलाता था, सैलरी 20 पाउंड की रहती थी। उसके फिर 3 साल बाद वो मर्चेंट कहलाता था और सैलरी यहाँ पर 40 पाउंड पर ईयर हो जाएगी। लास्ट कैटेगरी के लोग जो मर्चेंट्स कहलाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती थी, और इसी कैटेगरी में से ज्यादातर सीनियर अथॉरिटीज का सिलेक्शन हुआ करता था। All the servants of the company lived together in the factory, had a common mess, and more or less lived a collegiate life. The expenses of their boarding, lodging were meant by the company. The servants had a right to conduct their own private trade on the land. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने लोग भारत में आते हैं, उन सबका रहना खाना पीने का खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी देती है, और इन सभी लोगों को अपना खुद का बिजनेस या प्राइवेट ट्रेड करने की आजादी भी होती है। लॉ एंड जस्टिस, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जैसे हमने जहांगीर के उसमें सिचुएशन में देखा कि जहांगीर कहता है कि अगर दो अंग्रेजों के बीच में, दो इंग्लिशमैन के बीच में झगड़ा होता है तो इंग्लिश लॉ लगेगी, और एक हिंदू एक इंग्लिशमैन के बीच में झगड़ा होता है तो उस सिचुएशन में हम इंडियन लॉ लगाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स कुछ केस में इंग्लिश लॉ के अंडर गवर्न किए जाते थे, और कुछ केस में उन लोगों को इंडियन लॉज के अंडर गवर्न किया जाना था। तो ये एक डबल साइडेड लॉ हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट एंड काउंसिल। तो ये प्रेसिडेंट एंड काउंसिल का क्या काम होता है, इनके पास क्या पावर्स एंड अथॉरिटी रहती है। तो हर हर जैसे प्रेसिडेंसी बनेगी, प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट और काउंसिल मेंबर्स होंगे। इन लोगों को जुडिशियल पावर्स एंड अथॉरिटीज भी दी गई थी। 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फांसी तक देने की जो है वो पावर मिल गई थी। कि पहले जब हमने देखा था 1600 और 1609 में, हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ फाइन और इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, फांसी की सजा नहीं दे सकती। लेकिन 1623 में इस तरह की आजादी या पावर ऑफ पनिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट कर दी गई थी डेथ सेंटेंस देने के लिए। लेकिन 2 कंडीशन रखी गई थी। डेथ सेंटेंस तभी दिया जा सकता था कि या तो कोई व्यक्ति
ऑर्गेनाइज्ड म्यूटिनी कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, या ऑल्टरनेटिवली जो जो ये फैसला लिया जा रहा है या कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो 12 जूरी मेंबर्स उसको हाँ करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति को फांसी दिया जा सकता है तो ही दी जा सकती है। तो ये दो प्रायर कंडीशंस जो है वो लगाई गई थी, और ये सारा जुडिशियल वर्क जो है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मेंबर्स देखा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं 1687 में सूरत जो है, प्रेसिडेंसी सिस्टम जो है सूरत, उसमें अ, उसको धीरे धीरे सबसाइड कर दिया जाता है और इसकी जगह बॉम्बे ले लेता है। 1687 में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और काउंसिल शिफ्ट कर दिया गया है बॉम्बे में, और सूरत बाद में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो this was all about the Charter 1600 and initial Surat administration. The material for this PowerPoint presentation and lecture has been taken from a book called Outlines of Indian Legal and Constitutional History from Universal Publishing House, authored by M.P. Singh. So thank you so much all for joining this lecture.